हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। और पीके की पाठशाला में हम लोग आज से साइंस के लिए एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरी साइंस का जो है डिस्कशन करेंगे। आगामी जितने भी एग्जाम 2025 में होने वाला है सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, उसमें भी जो बार बार रिपीट हो रहा है वैसे प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। तो आशा करता हूँ आगे जो भी एग्जाम आपका आएगा उसमें यह सीरीज आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है, बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ में हम लोग शॉर्ट में डिस्कशन करते जाएंगे, कंप्लीट थ्योरी उससे रिलेटेड। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो कराया जो कौन सी मूल भौतिक राशियाँ हैं, मूल भौतिक राशि है। तो देख ले, विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा, ये बाल नहीं होगा, यह बल होगा। बल है, बल नहीं है, क्योंकि बल को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए, दो भौतिक राशियों के रूप में इसको हम लिख रहे हैं ना, तो इसीलिए ये नहीं है। वेग भी नहीं है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वी बराबर डी बाई टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कार्य बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर एफ डॉट डी एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बराबर। तो ये भी नहीं है, तो सही उत्तर है विद्युत धारा। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग भौतिक राशियों को देख लेते हैं। भौतिक राशियाँ क्या क्या होती है। भौतिक राशियाँ भौतिक राशियाँ दो तरह की होती है। एक तरह से अगर देखें तो सब तीन तरह से, एक तो स्केलर, ये सब जानिए रहे, स्केलर एंड वेक्टर, ये दो। और तीसरी होती है एक टेंसर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। वेक्टर क्वांटिटी हो जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो। और टेंसर इस दोनों से भिन्न होता है। ठीक है, इस दोनों का एग्जाम्पल पूछा जाता है। सवाल कभी ऐसा उठा सकता है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी भौतिक राशि वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश, इसको बोलते हैं अदिश राशि, अदिश, और इसको बोलते हैं हम लोग सदिश। क्लियर, ये भौतिक राशि। अब भौतिक राशियों को दो और अन्य तरह से अगर यूनिट में देखा जाए तो उसको दो अन्य तरह से जो इसका यूनिट लिखते हैं हम, तो यूनिट दो तरह की होती है। एक होता है फंडामेंटल या बेसिक यूनिट, बेसिक, ये जिसको मूल राशियां बोलते हैं। और एक होता है डिराइव्ड। क्लियर, डिराइव्ड मतलब जो उसी से लिया गया है, मतलब वो जो डिराइव्ड यूनिट होती है, ये बेसिक, जो हमारे पास 7 बेसिक राशियां हैं, भौतिक जो है राशि है, उसी से उस डिराइव्ड भौतिक राशि को बनाया जाता है, जैसे कि अभी सवाल में हम लोगों ने देखा था। तो अब बात आती है, इसको व्युत्पन्न बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, भौतिक राशि। अब अगला पेज लेते हैं। अब जो हमारा 7 है बेसिक, 7 बेसिक, और इसी में 2 आ जाती है, 2 पूरक, इसको भी याद रखिएगा। 2 पूरक है, सप्लीमेंट्री पूरक राशियाँ। तो 7 बेसिक आपको याद रहना चाहिए, तो कौन कौन से बेसिक है। 7 बेसिक, सबसे 7 बेसिक में सबसे पहला है लेंथ, या मास से लीजिए 6, 7। सबसे पहले मास लीजिए, मास को केजी से यूनिट है। उसके बाद मास के बाद लीजिए लेंथ, लंबाई को हम लोग मीटर में, ऐसा यूनिट सबका लिख रहे हैं, मीटर में मेजर करते हैं। उसके बाद टाइम लिखिए, टाइम का सेकेंड यूनिट है, लेंथ, मास, टाइम। अब चलिए करंट को एम्पियर से। उसके बाद लिखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे, मोल से। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या इसी को ज्योति तीव्रता बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। ज्योति तीव्रता का यूनिट क्या होता है, कैंडेला, CD। ठीक है, ये 6 हो गया। और 7वीं जो राशि है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने मास कर दिया। टेम्परेचर एक रह गया ना, टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर यानी ताप को किस में मेजर करते हैं, जो ऐसा यूनिट है स्टैंडर्ड, वो केल्विन में। ये 7 हो गई हमारी मूल राशियाँ। उसके बाद दो होती है पूरक राशियाँ, उसको ध्यान रखिएगा। 2 पूरक राशियाँ हैं, एक होता है प्लेन एंगल मतलब समतल कोण को मेजर हम लोग करते हैं रेडियन में। और एक होता है सॉलिड
सॉलिड एंगल 3D वाला, उसको बोलते हैं हम लोग ST रेडियन, ST रेडियन में मेजर करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? रिप्रेजेंटेशन होता है इसका SR, इसका आता है RAD, स्मॉल में RAD। क्लियर? तो हम लोगों ने देख लिया बेसिक यूनिट क्या है, पूरक यूनिट क्या है, मूल राशियाँ और पूरक राशियाँ। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? पावर। विद्युत शक्ति कोई भी है मतलब पावर है। पावर का यूनिट क्या होना चाहिए? पावर क्या, पावर का डेफिनेशन खाली याद रहना चाहिए, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है 6 क्लास में। पावर क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी कैसे पता चलता है? जो मान लीजिए 2 आदमी है, कैपेसिटी कैसे कंपेयर कीजिएगा? कोई 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, फिर दूसरा आदमी 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, जो ज़्यादा कर लिया उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। कैपेसिटी ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं एक दिन में ये भी कर रहा है उसको 3 दिन में लग रहा है, दोनों तो काम पूरा कर ही लिया तो कैपेसिटी दोनों का, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं, जनरली कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, कितना मतलब जो है एक यूनिट में कितना काम कोई कर, यूनिट टाइम में कितना काम कर ले रहा है, वही हो गया पावर। तो पावर क्या होना चाहिए? अब वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, छोटा छोटा कुछ तो याद रखना पड़ेगा। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड होना चाहिए पावर की यूनिट, और यही जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट बोलते हैं स्टैंडर्ड में, तो वाट। क्लियर है? WAT वाट। क्लियर? अब देखिए जब यहाँ जूल आ गया तो जूल और अर्ग में, जूल और डाइन में कन्वर्जन आपको आना चाहिए, सब कन्वर्जन अभी लिखाएंगे। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, कभी कभी ये पूछा जाता है। 1 जूल बराबर कितना डाइन होता है, ये भी पूछा जाता है, तो इसको जानना चाहिए। या हो सकता है जूल, अर्ग और डाइन में पूछ ले जो कौन सी बड़ी यूनिट है। क्लियर है? चलिए बढ़िया अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हो गया? जैसे कोई ये वेव है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में यानी प्रति सेकेंड या प्रति आवर कितनी ऑसिलेशन, तो खास करके हम लोग प्रति सेकेंड में देखते हैं इसको, आवर में नहीं। प्रति सेकेंड कितना ऑसिलेशंस कर रहा है कोई भी पेंडुलम है या कोई भी जो आपको SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है या पीरियोडिक मोशन है, तो एक यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशंस कंप्लीट किया है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी नंबर का तो कोई यूनिट, नंबर को किस में लिखते हैं? नंबर का कोई यूनिट लिखते हैं? जो 5 अगर 5 नंबर है तो नंबर के बाद कोई यूनिट तो नहीं लिखते हैं, 5 kg 5, ये नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। टाइम का क्या होता है? सेकेंड, तो 1/t ये होता है फ्रीक्वेंसी। इस फार्मूला का भी ध्यान रखिएगा, 1/t। टी है तो यूनिट क्या हो जाएगा? टी का सेकेंड होता है, और ऊपर में यूनिट ऊपर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो आवृत्ति का अगर पूछा जाए तो सेकेंड इनवर्स भी यूनिट हो सकता है, वैसे सेकेंड इनवर्स को बोला जाता है हर्ट्ज। क्लियर? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट, ऐसे में पढ़ेंगे हम लोग हर्ट्ज। कोई दिक्कत है? चलिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड मतलब क्या? स्पीड की यूनिट होगी। रेडियन देख लिया अभी, रेडियन हम लोग का क्या है? एंगल का। और वाट क्या है? शक्ति का, पावर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता ओम मीटर। अब देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो हम लोगों ने एक यूनिट तो पढ़ लिया एम्पियर, दूसरा यूनिट पढ़ लिया हमने ओम, दूसरा होता ओम इनवर्स या इसी को बोलते हैं मोहो, MHOOHM। ओम होता है ना इसे, OHM, इसी को उलट के लिखिएगा तो क्या होगा? MHO, मोहो। मोहो मतलब ओम इनवर्स, यानी ओम मतलब क्या? ओम किसका यूनिट है? रेसिस्टेंस का, मतलब कितना रोकने का है। उसको उल्टा पढ़ेंगे अगर तो क्या होगा? कंडक्टिविटी बोलते हैं उसको। रेसिस्टेंस का उल्टा कितना कंडक्टिविटी है, मतलब कितनी तेज। रेसिस्टेंस मतलब कितना अवरोध उत्पन्न कर रहा है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या? जो कितनी तेजी से उसमें बहाव है, उसका उल्टा हो जाता है। क्लियर है? अब आता है ओम मीटर, किसका यूनिट है? तो वो होता है आपको प्रतिरोधकता का, यानी रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है? अगर आप R बराबर फार्मूला लिखे होंगे, देखे होंगे तो ρL/A होता है, याद रखिएगा। इस रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है? R है रेजिस्टेंस, रो है रेसिस्टिविटी, L है लेंथ, A है एरिया ऑफ द वायर। यानी कोई अगर वायर है इसे करके जिसकी लंबाई L हो और यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया सिलिंड्रिकल पास में ये सर्कुलर दिख रहा है, इसको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये L से, और रो इसकी रेसिस्टिविटी हो, मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है रो, तो इसके रेसिस्टेंस को लिखा जाता है। इसके रेसिस्टेंस को जो लिखिएगा R बराबर वो होगा ρL/A,
इससे अलग अलग तरह का प्रश्न बन सकता है। अगर किसी वायर को, ये वायर दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा रह सकता है, जो वायर की लंबाई को दुगुना किया जाए, एरिया में कोई परिवर्तन किए हुए, तो उसकी रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये दुगुना हो जाएगा तो रेसिस्टेंस दुगुना हो जाएगा, क्योंकि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है। यानी कि बिना लंबाई को चेंज किए हुए अगर एरिया को आपने दुगुना कर दिया तो रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा। मतलब जितना मोटा वायर उतना कम रेसिस्टेंस। देख रहे हैं ना, एरिया दुगुना कर दिए तो रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा, एरिया चौगुना कर दिए तो रेसिस्टेंस क्या जाएगा, 1/4 हो जाएगा। लेकिन लेंथ को अगर जितना गुना बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस उतना गुना बढ़ता जाएगा। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अब हम यूनिट देख रहे थे, तो यूनिट हमको निकालना है किसका, हमको अगर ये सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर रहे हैं ना, तो ध्यान में है ना, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे R बराबर रो L बाय A आया, तो इसका यूनिट क्या है, ओम। इसका है, ये रो नहीं जान रहे हैं, इसका मीटर और नीचे में मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो इस मीटर से 1 मीटर कर दिया। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर यूनिट होता है ना। ये मीटर इधर चला जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा ना। तो रो का यूनिट देख रहे हैं, अपने आप ओम मीटर नहीं दिखने लगा। तो ओम मीटर किसका है, रो का। रो किसको बोलते हैं, रेसिस्टिविटी को। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता, दैट इज रेसिस्टिविटी। क्लियर है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। हाँ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये ध्यान रखना है। और इसमें दो चीज, लाइट ईयर, एक होता है पारसेक, पारसेक, और एक होता है, और लाइट ईयर के अलावा एक और यूनिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, 3 यूनिट है। तीनों यूनिट में आपको कंपैरिजन याद रखना है। कंपैरिजन बोले तो जो कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी यूनिट छोटी है, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैं जब ये मतलब ये कोई कैसी यूनिट है, खगोलीय, खगोलीय दूरी को नापने के लिए इसको मीटर किलोमीटर में नहीं नाप सकते हैं, माप सकते हैं। मापिएगा तो इतना लंबा आ जाएगा आपको लिखने में कॉपी में जगह नहीं बचेगा। अब क्या होता है ना, 1 लाइट ईयर क्या मतलब हुआ, जो 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगी वो है 1 लाइट ईयर। अब एक सेकेंड में उसका जो देखिएगा 3 × 10⁸ चलती है, वो 3 लाख मीटर पर सेकेंड है स्पीड। तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो 1 मिनट एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। तो एक खगोलीय इकाई, एक होता है खगोलीय इकाई, 3 हो गया। एक हो गया प्रकाश वर्ष, पारसेक और खगोलीय इकाई। खगो पेन थोड़ा ठीक से नहीं चलता है, खगोलीय इकाई, इस तीनों को याद रखना है। तो एक प्रकाश वर्ष में जो वैल्यू होता है 1 लाइट ईयर बराबर, इसको ध्यान में रखिएगा, ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर याद रहेगा। पारसेक में जो 1 पारसेक में जो यूनिट होता है वो होता है 3.86 लाइट ईयर। मतलब पारसेक लाइट ईयर से बड़ा यूनिट हो गया, 3.26, 86 नहीं 3.26 लाइट ईयर। और एक जो आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है AU 1.496, यस 1.496 × 10⁻, कितना होता है 11 मीटर। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया। तो इस दोनों में कौन बड़ा हो गया, खगोलीय इकाई से बड़ी हो गई लाइट, लाइट से बड़ी हो गई पारसेक। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इसका क्रम पूछ ले, क्रोनोलॉजी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े तो सही उत्तर है ये दूरी की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न है, पारसेक मात्रक है, ये भी दूरी की इकाई है, अभी बता दिया। 1 पारसेक बराबर कितना होता है, 1 PARSEC, 1 पारसेक बराबर कितना होता है, अभी मैंने लिखा है पीछे वाले क्वेश्चन में। 1 पारसेक आपको ध्यान रखना है, 1 लाइट ईयर याद रखना है आपको, और एक खगोलीय इकाई याद रखना है। तो 1 पारसेक बराबर कितना लिखा था हमने लाइट ईयर के टर्म में। मीटर के टर्म में अगर लिखना चाहे आप तो इसकी वैल्यू होती है 3, उसमें तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा निकल जाएगा, फिर भी 3.086 × 10⁻16 मीटर। 86 नहीं 84 होता है, ठीक है, 84 × 10⁻16 मीटर। क्लियर। और वैसे 1 पारसेक बराबर अगर लिखें, 1 पारसेक बराबर लिखें लाइट ईयर में कितना होता है, अभी बताया था हमने, कितना बताया था 3.26 लाइट ईयर, 3.26
1.26 लाइट ईयर, ध्यान रखना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। 1 नैनोमीटर, हाँ इसको तो आपको याद रखना है, बीपीएससी का आदत है एक प्रश्न पूछने के लिए, कंबाइंड में भी पूछता है, रिपीट होता है कभी कभी। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, नैनो मतलब 9, तो 1 नैनोमीटर अगर लिखिएगा 1 नैनोमीटर वो होता है 10⁻⁻9 मीटर। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सारे यूनिट सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, ये मीटर को सेंटीमीटर में लाइएगा तो क्या कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 7, तो सही आंसर है बी 10⁻⁻7। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आई बात। अच्छा, इसका मतलब पूरा आपको याद करने के लिए लिखा दूँ, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। जैसे लिखते हैं ना आप लोग मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इसको याद करना है, ये याद करना है। ऐसे कैसे याद करेंगे, हम आपको एक चार्ट देने की कोशिश करते हैं। चार्ट के लिए पेन का कलर थोड़ा अच्छा लेते हैं, नहीं दिख रहा है उस पर, येलो कलर लेते हैं, अगला पेज लेते हैं। चलिए, हाँ आपको याद क्या करना है इसमें, ऐसे करके शुरू करना है। कहाँ से, मान लीजिए यहाँ लीजिए मीटर, ये नहीं चल रहा ना ठीक से, ये लेते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ ये लीजिए, एक मीटर लीजिए चाहे ग्राम लीजिए, यहाँ पर इसको एक रेफरेंस मान लीजिए, या लीटर लीजिए, इसको रेफरेंस मान लीजिए, ठीक है। इससे अब चलते हैं, शुरू करते हैं नीचे की तरफ। एक ले लिया यहाँ पर, अब लिखते हैं यहाँ पर हम लोग डेका, क्या लिखते हैं, DEC, डेका। डेका के बाद क्या लिखते हैं, हेक्टो, डेका हेक्टो, उसके बाद किलो। ये लिखने का क्या मतलब, डेका मीटर रहेगा तो डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ग्राम रहेगा तो डेका ग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। लीटर रहेगा तो डेका लीटर, हेक्टोलीटर और किलो लीटर, ऐसे करके। सो डेका, हेक्टो, किलो, उसके बाद होता है मेगा। मेगा के बाद क्या होता है, गीगा। गीगा के बाद क्या होता है, टेरा, ये पूछा हुआ बीपीएससी, TERA, टेरा। टेरा के बाद क्या होता है, पेटा। क्या होता है, पेटा। यहाँ तक। पेटा के बाद क्या होता है, एक्सा। एक्सा के बाद क्या होता है, एटो, फेमटो। तो पेटा के बाद एक्सा, एक और लिखाते, देखिए लेता है ये पेन, हाँ EX, एक्सा। यहाँ तक हो गया। अब इसका यूनिट देखिए क्या होता है, डेका। ये अगर आपने एक लिखा है तो इसमें 1 मीटर बराबर, मतलब नीचे की तरफ अगर हम आएंगे इसको लेते हैं 10, इसको करिए 10⁻², इसको कीजिए कितना 10⁻3, है ना। क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, नीचे की तरफ जा रहे थे 10⁻3, 1000 ग्राम। 1 लीटर बराबर कितना किलो लीटर, 10⁻3, 10⁻3 किलो, 10⁻3 लीटर बराबर 1 किलो लीटर। मेगा में कितना हो जाता है, अब देखिए यहाँ से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अब 3 के बाद 3 के मल्टीपल में बढ़ाइए, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15 और 10⁻18। इसको याद करना है, ऐसे सीरियली बोलिएगा, डेका हेक्टो किलो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा और पेटा हेक्सा। 1 2 3 6 9 12 15 18। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, बताइए कोई दिक्कत। अब चलते हैं रिवर्स में। रिवर्स में जाने का मतलब क्या, अब लेंगे 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12 और ऊपर जाएंगे 15 तक ले लेंगे। जब 10⁻⁻1 में जाएंगे तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, ये जानना जरूरी है। तो -1 को लिखेंगे हम लोग डेसी, ठीक है। उसके बाद सेंटी, डेसी, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद डेसी, सेंटी, उसके बाद मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिलीलीटर, कुछ भी क्लियर है। डेसी, सेंटी, मिली, उसके बाद चल जाएंगे, जैसे ही 6 पर जाते हम लोग 3 तक ले लिया, मिली तक 3 तक हो गया। अब चलते हैं 6 वाले को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, 9 वाले को अभी जैसे हमने बताया उसको बोलते हैं नैनो, 12 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पिको, क्या बोलते हैं, पिको। अब आ गया 15 वाले के लिए जगह नहीं बचा, आगे पेज पे ले ले। चलिए 10 टू पावर अगर
10 टू पावर माइनस अगर 15 रहेगा तो उसको क्या बोलिएगा, 8 10 टू पावर 50 फेम2 FEMTO। 18 रहेगा तो 82, क्या बोलेंगे, 18 रहेगा तो 82। इतना आपको ध्यान में रखना है, सारा सवाल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी में से पूछता है, इसको ऊपर नीचे ऐसे ही लिखिएगा, 10 के मल्टीपल में ऊपर नीचे जाता है। कन्वर्जन भी पूछेगा तो आपको आसान रहेगा। तो हम लोगों ने इस सवाल को देख लिया। ये सवाल क्या था, हाँ इस सवाल को हम लोगों ने कर लिया। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, जो 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 1 HP कितने, ये सब प्रश्न पूछा जाता है, रिपीट होता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो कितना होता है, 746। 1 हॉर्स पावर 746 के बराबर होता है, वाट के बराबर, 746 वाट। क्लियर है, आगे बढ़े। एंगस्ट्रम इकाई है, जब एटम का रेडिया मेजर किया जाता है ना, उसको एंगस्ट्रम में लिखा जाता है, क्योंकि बहुत छोटी होती है ना रेडिया एटम की, रेडिया हो डायमीटर हो, एटॉमिक लेवल पर जो कुछ मेजर किया जाता है तो उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। वेवलेंथ भी उसे एंगस्ट्रॉम में मेजर लिखा जाता है, बहुत छोटी वेवलेंथ हो तो एटॉमिक लेवल पर होता है। तो ये किसकी है, एक तरह से लंबाई है, लंबाई की मेजरमेंट है, दूरी मतलब एक तरह से लेंथ मेजरमेंट है। और वेवलेंथ क्या है, तरंगदैर्घ्य जिसको बोलते हैं, लेंथ ही है। तो सही उत्तर है तरंगदैर्घ्य। ऊर्जा का नहीं है, जूल होता है। आवृत्ति का अभी हर्ट्ज पढ़ा था, ये नहीं है। वेलोसिटी का जानते हैं, मीटर पर सेकेंड होता है या किलोमीटर पर आवर होता है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है। उष्मा क्या, उष्मा कहे तो एनर्जी, एनर्जी एनर्जी बोले तो जूल। क्लियर है, तो कैलोरी या कैलोरी, किलो कैलोरी एक ही चीज है, कैलोरी है किलो कैलोरी है, यूनिट तो सेम ही है। जूल भी क्या है, उसका है। वाट किसका है, उष्मा का नहीं है। वाट किसका है बताइए, ये शक्ति का है, शक्ति यानी पावर। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है, एक पिकोग्राम। अब देखिए, अभी जो हमने पढ़ाया उसमें जैसे ही पिको देखिएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि पिको में कितना होता है। बताइए नहीं, अभी पिको उसमें लिखा हुआ नहीं था, पिको था कि नहीं, 10 टू पावर माइनस 12 पूछा हुआ। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी का। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए, एसएससी में पूछा है, दाब यानी प्रेशर की इकाई क्या होती है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए कहाँ पर, मीटर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। और क्या होता है इसका, एक बात, ये किसका है, दाब। दाब का और यूनिट क्या होता है, दाब का हम लोग यूनिट करते हैं पास्कल में, पास्कल भी इसका यूनिट है, इसको भी याद रखना है। या तो पास्कल रह सकता है या नहीं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रह सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन और क्षैतिज तल यानी एजुमुथ, इस दोनों के कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है। ये दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये प्लेन दिए, इस दोनों के ये एंगल अगर आपको हॉरिजॉन्टल एक प्लेन में मेजर करना है, यहाँ से यहाँ एंगल, तो इसको क्या लिखिएगा, 30 डिग्री 40 डिग्री। तो ये जो हम लोग मेजर करते हैं इस एंगल को, एक ये एंगल है क्षैतिज पर, इसको एजीमुथ नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है एजीमुथ। क्लियर है। लेकिन अब देखिए, एक होता है क्या, जो 3D डायग्राम अगर देखें, जैसे ये एक मान लीजिए ग्लोब मैं बना रहा हूं, ग्लोब, ठीक है। अब 3D डायग्राम में ये जो मेरा प्लेन है, बीचों बीच अगर काटे, ये एक प्लेन ऐसा प्लेन ऐसे बन गया, एक सर्कुलर प्लेन बन गया। अब इससे यहाँ पर एक पॉइंट अगर मैं लूँ यहाँ पर, इसका अगर एंगल ये एंगल मेजर करूँ मैं, ये इससे कितना ऊपर की तरफ उठा, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ये वाली, जैसे आप जहाँ पर अभी बैठे हैं, मान लीजिए जो सरफेस आपका जो फ्लोर है, फ्लोर को एक पॉइंट मान लीजिए, एक प्लेन मान लिए, और उस प्लेन पर कोई मतलब एक मान लीजिए डंटा मैं ये कर रहा हूँ, तिरछे करके रख रहा हूँ, जैसे कहीं सीढ़ी जैसे मान लीजिए कहीं पर एक सीढ़ी किसी वॉल से लगा हुआ है, तो किसी वॉल से जो सीढ़ी लगा हुआ है तो ग्राउंड के साथ एक एंगल तो बना रहा है, सीढ़ी और ग्राउंड, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वो जो सीढ़ी ऊपर में ये ग्राउंड के साथ बना रही है, तो ऊपर सीढ़ी जहाँ पर अटका हुआ है ऊपर में मान लीजिए किसी वॉल से, तो वो क्या बता रहा है, उसकी एलिवेशन मतलब हाइट बता रहा है, उसी को बोलते हैं एलिवेशन। वो हाइट एंड डिस्टेंस 9th में पढ़े होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो एलिवेशन एंगल होती है। तो इसको जो हम लोग मेजर करते हैं, उसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है,
उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है थियोडोलाइट। इसको याद रखिएगा, पूछा हुआ 36 पीसीएस में, रिसेंटली पूछा ये क्वेश्चन 2021 में, 2021 में 36 पीसीएस में, तो एकदम रिपीट होगा कहीं ना कहीं एग्जाम में। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, मतलब कोई यूनिट ही नहीं है। अब इसमें आपको जानना पड़ेगा, प्रेशर का तो यूनिट अभी बताया है हमने, इसका तो यूनिट होता है, तो ये नहीं होगा। बल का यूनिट अभी हमने बताया। अब दो बात आती है, एक होता है स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन और स्ट्रेस को अगर आपने समझ लिया तो इस सवाल को आप बना लेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, क्लियर है यहाँ तक? कोई बात है तो बताइए। स्ट्रेस, जब आप यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े होंगे तो वहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े होंगे, दोनों का रेशियो पढ़ा के, दोनों का रेशियो निकाल के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग निकालते हैं, क्लियर है? तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जब आप देखेंगे तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको जानना जरूरी है, क्लियर? तो ये जो विकृति होती है ना स्ट्रेन, ये स्ट्रेन होता है एक तरह से रेशियो बताता है किस चीज का। जो मान लीजिए कोई, ये मान लीजिए एक रड है, ये इसका ओरिजिनल लेंथ एल है, इसको हिट कर दिए तो थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ गई, बढ़ने के बाद कितना ये बढ़ी, जो उसको लिख देते हैं डेल्टा एल। अब डेल्टा एल व एल का जो रेशियो निकालते हैं इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर स्ट्रेन। मतलब ऊपर में भी लेंथ मीटर में लिखिएगा, नीचे में भी लेंथ मीटर में, मीटर कट जाएगा तो कोई यूनिट बचा नहीं। या कोई चीज मान लीजिए एक इसका ऐसे करके एक रड था, इसको मैंने हीट किया या कुछ किया या प्रेशर लगाया, तो इसका ये वाला जो एरिया है, इसका एरिया पहले ओरिजिनल ए था, अब एरिया चेंज होके ए हो गया, डेल्टा ए बढ़ गया या घट गया। तो अब इसका जो निकालते हैं एरियल स्ट्रेन, वो निकालते हैं डेल्टा ए बाय ए। अब बताइए ऊपर में भी ए या नीचे में भी ए, तो दोनों का कट जाएगा कि नहीं? रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो रेशियो हम किसी चीज का सेम यूनिट का रेशियो लिखते हैं, सेम ही चीज का, जैसे 5 kg और 3 kg दोनों का रेशियो, तो kg कैंसिल, दोनों का रेशियो 5:3। दो व्यक्ति के उम्र का रेशियो, ऐसा थोड़ा कहेंगे दो व्यक्ति के उम्र का रेशियो 5 वर्ष है, नहीं, 5:1, 5:2 या 5:3 ऐसे वर्ष नहीं लगता, यूनिट नहीं, क्योंकि दोनों का यूनिट कैंसिल हो गया। तो ये एक तरह से सेम ही क्वांटिटी का रेशियो है, तो विकृति का कोई यूनिट नहीं होता है, क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ये बिल्कुल याद करने वाला चीज है, इसको आपको याद रखना है, जो तेल के एक बैरल में कितना होता है, तो सही उत्तर है 159 लीटर, क्लियर? बढ़े आगे, छोटी छोटी चीज है जो याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्यूसेक। अभी जब पिछले बारिश में क्या था, जो कोसी बैराज से जो बहुत सारा एक साथ बहुत अमाउंट में पानी डिस्चार्ज कर दिया गया था, तो बोलता था 129 अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, अभी तक जितना कैपेसिटी था उससे बहुत ज़्यादा, मतलब जो हाईएस्ट कैपेसिटी में पानी डिस्चार्ज कर दिया गया है। 79 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो गया है, 81 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये अमाउंट ऑफ वाटर कितना डिस्चार्ज, मतलब जल के बहाव को निर्देशित करता है, तो कितना अमाउंट ऑफ जो है सो पानी बह रहा है। टोटल अमाउंट कितना है इसमें, समुद्र में सबसे ज़्यादा पानी है, तो समुद्र के पानी के लिए कभी नहीं बोलिएगा इतना क्यूसेक पानी, ये नहीं, वो जल के बहाव को कितना अमाउंट में छोड़ा जा रहा है उसको क्या जाता है, ये जल के बहाव का मेजरमेंट है, क्लियर? आगे बढ़े। सो एनटीयू का फुल फॉर्म होता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। क्या होता है? नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट एनटीयू, ये जो मेजरमेंट होता है ना, टर्बिडिटी का क्या मतलब समझते हैं? टर्बिडिटी का मतलब होता है आविलता। आविलता मतलब सेडिमेंटेशन, जो कोई चीज़ किसी पानी में हमने दिया, जैसे बालू घोल दीजिए उसमें, देखिए नीचे सेडिमेंटेशन हो जाएगा, उसका बैठ जाएगा, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। सस्पेंड कैसे हो जाए उसमें, सस्पेंडेड पार्टिकल, जो निलंबित कण है की उपस्थिति क्या है, उसी के लिए, उसी को जानने के लिए हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, क्लियर है? ये इकाई जो है उसी को इस मेजर में एनटीयू में मेजर करते हैं, उसमें मतलब जो है सो क्या, सस्पेंडेड पार्टिकल है। सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब निलंबित कण, उसमें कितना घुला हुआ है। तो सही उत्तर है जल की आविलता, दैट इज टर्बिडिटी। अम्लता तो जानिए है,
pH स्केल से। जल का तापमान, टेम्परेचर, दाब जानिए रहे। क्लियर है? बढ़े आगे। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई और ओजोन सांद्रता नापने वाली इकाई है? तो ओजोन परत की जो सांद्रता है, या देखिए ओजोन होल तो जानिए रहे, ओजोन होल के बारे में ये तो मतलब पूरे विश्व के लिए एक समस्या है। ओजोन के डिप्लेशन को रोकना, इसके लिए तरह तरह का क्या होते रहता है, कोप मीटिंग होते रहता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो अब आपको बताना है जो क्या है, जो भारत को पूर्ण कार्बन रहित जो है सो कार्बन उत्सर्जन से पूरी तरह निजात कब तक ये करना है, जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कब तक का रखा हुआ है भारत में। तो अपना है ये, उसका मेजरमेंट डॉप्सन से किया जाता है, डॉप्सन में। क्लियर है? आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। SO मतलब साउंड, NA मतलब नेविगेशन, R मतलब रेंजिंग। रेंजिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज का डिस्टेंस, रेंज पता करना, जो कहां पर कितनी दूर में है, किससे, साउंड से। क्लियर? तो साउंड के माध्यम से कोई चीज कितनी दूरी पर है उसका हम लोग को पता लगाना है, जो कहां पे है। साउंड ट्रेवल कहां पर करता है? साउंड का एयर, वाटर मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों माध्यम में। जहां पर माध्यम नहीं होगा वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो अब पूछा गया है जो उसमें जो सोनार का जो यूज किया जाता है, किसके द्वारा यूज किया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा। नौ लेके जा रहा है और समुद्र में नीचे में कितनी दूरी पर तल है उसका, या नीचे में क्या है उसका पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। समुद्र में जो जहाज चलता है उसमें सोनार सिस्टम लगा रहता है, ताकि कहीं नीचे में बहुत सारा मतलब ग्लेशियर तो नहीं है जिसके कारण फिर से जहाज में टकरा जाए या जहाज टूट जाए, या वो मतलब टाइटेनिक का घटना फिर से हो जाए, टाइटेनिक जैसी घटना। तो अब बताना है आपको जो इसमें यूज कौन सा साउंड का, साउंड कौन सा, साउंड का मतलब क्या, ऑडिबल साउंड यूज करता है कि इंफ्रासोनिक साउंड यूज करता है कि अल्ट्रासोनिक, यानी श्रव्य ध्वनि, रेडियो तरंग, अवश्रव या पराश्रव, कौन सा यूज करता है? तो सही उत्तर है सी, पराश्रव, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करता है इसमें। क्लियर है? कोई दिक्कत? मतलब इसमें पता कैसे लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये जहाज है, वाटर सरफेस पर चल रही है, यहाँ पर इसका सिस्टम लगा रहता है ऐसा, यहाँ पर कुछ है जिसका डिटेक्शन करना है, यहाँ से सिग्नल हमेशा ये रिलीज करते रहता है। सिग्नल यहाँ से गया, इससे रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल आएगा यहाँ पे। अब वाटर में अगर स्पीड पता है साउंड का, तो यहाँ से इसमें रहता है मतलब ये ट्रांसपोंडर लगा रहता है, मतलब उसको मोडेम बोलते हैं, एक तरह से मोडेम तरह लगा, मतलब इस यहाँ से इमीटर और जो रिसीवर दोनों लगा रहता है। तो एक साउंड जो है यहाँ से रिलीज किया, और दूसरा साउंड जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड साउंड आया उसको उसने क्या किया, डिटेक्ट किया। इस दोनों में टाइम ड्यूरेशन निकाला, और साउंड का स्पीड पानी में है तो ये गहराई कितनी है नहीं पता चल जाएगी, इसी आधार पर करता है रेंज का पता। तो सोनार क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, वायु की गति का मापन किया जाता है। तो वायु के गति का मापन का यूनिट क्या है? तो ये सही उत्तर है एनीमोमीटर। क्लियर है? ये हम लोगों ने अभी तक ये कितने प्रश्न, 20 प्रश्न किए हैं, और प्रश्न है क्या 25 प्रश्न तक कर देते हैं। चलिए 20 ही प्रश्न रखते हैं, ठीक रहेगा। तो ये 20 प्रश्न साइंस का हो गया, आगे हम लोग फिर करेंगे। धन्यवाद।